इसमें मैं पूछना चाहता हूं आज मुख्यमंत्री से, क्या उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को अपने महापुरुषों की जयंती मनाने का अधिकार भी नहीं है? क्या इस प्रदेश में आर्टिकल 25-26 संविधान का लागू नहीं होता है? क्या इस प्रदेश में कमजोर वर्गों के महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए, यानी कि जो उनकी आस्था है, उसके सम्मान की कोई कीमत है या नहीं है? उनकी भावनाओं का कोई सम्मान है या नहीं है? इस सरकार ने एक भी नहीं परमिशन नहीं दी। ये गुंडागर्दी उन पे क्यों नहीं दिखाते जब कोई इस तरह के गाने चला के कमजोर वर्गों के घरों के सामने, मस्जिदों के सामने, मदरसों के सामने चला के प्रदेश का अराजकता फैला के माहौल खराब करने का काम करता है? तब आपकी लाठी को सांप क्यों सूंघ जाता है? तब आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती है? इतनी भेदभाव वाली सरकार उत्तर प्रदेश में पहले देखी नहीं गई, जिस तरह का भेदभाव किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की जीते जी शव यात्रा निकाली। ये तो वो दल है लखनऊ वाले जो बाबा साहब को भू माफिया कहा करते थे। बाबा साहब आपकी उंगली में वो शक्ति देके गए, और मैं फिर कह रहा हूं, बहरूपियों को पहचान के रखना। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा और गलती से ताकत बन गई तो आपकी खाल खींच के अपनी शक्ति बनाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ये चारों तरफ से टैक्स की मार, सुबह से शाम लेकर टैक्स की मार, और कह रहे हैं कि हम 403 करोड़ रुपए खर्च करके बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पे छत्र लगाएंगे। मैं तो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि जातियां हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई है। जातियां इंसानों को बांटने के लिए बनाई गई है। वैचारिक रूप से धर्म और तमाम तरह की चीजें वो, क्योंकि जीवन जीने की पत्तियां हो सकती हैं, लेकिन जातियां नहीं हो सकती। जातियां जानवरों में तो हो सकती है, और जातियां भी जानवरों में हो सकती है, लेकिन इंसानों में नहीं हो सकती। क्योंकि एक ही प्रक्रिया से बच्चा पैदा होता है, और उसको बचपन में जब वो छोटा होता है, या यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप अगर आपको नाम ना बताया जाए, पीछे का सरनेम ना बताया जाए, तो आप नहीं बता सकते, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, कि किस जाति का है। अगर उसके नाम के पीछे पाल ना लगाओ, प्रजापति ना लगाओ, कश्यप ना लगाओ, मौर्य ना लगाओ, शाक्य ना लगाओ, बिंद ना लगाओ, राजभर ना लगाओ, केवट ना लगाओ, जाट ना लगाओ, गुजर ना लगाओ, यादव ना लगाओ, लोधी ना लगाओ, अगर ये सब चीजें नहीं लगी, जाटा ना लगा हो, सोनकर ना लगा हो, धानुक ना लगा हो, पटेल ना लगाओ, अगर ये सब चीजें, राजपूत ना लगाओ, गोत्र के रूप में शर्मा, चौबे, छब्बे, दूबे, ये ना लगाओ, तो आप नहीं बता सकते। श्रीवास्तव ना लगाओ कि ये आदमी किस जाति का है, क्योंकि कोई इस जाति को नापने का कोई पैमाना, पैरामीटर इस देश में नहीं। जब हम बताते हैं कि मैं संजीव पाल हूं, मैं सुनील चौधरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं एक्स हूं, मैं वाई हूं, मैं जेड हूं, तब हमें पता लगता है कि ये आदमी कौन। तो हमारे महापुरुषों ने जातियां नहीं बनाई, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कोई ऊंचा नीचा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जिस सभा में आए थे, वो एक संयुक्त सभा थी दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की। और उस सभा में जब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे लोग अभी भी समझदार नहीं बन पा रहे। इस देश में जो लोग लंबे समय से अधिकारों से वंचित है, अगर वो अपना हक अधिकार चाहते हैं, तो उनको राजनीति मिलकर करनी चाहिए। अगर वो मिलकर राजनीति करेंगे, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि वो ज्यादा दिन अपने अधिकारों से दूर नहीं रह पाएंगे। वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप साथ में रोटी खाओ, वो ये कहते हैं मैं नहीं कहता कि आप रोटी बेटी का रिश्ता करो, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके हालत एक जैसी है, जिनके अधिकार एक जैसे लोगों ने लूटे हैं, जिनको अपने अधिकारों के प्रति जिनके अंदर संवेदना है, जो अपने अधिकार लेना चाहते हैं, उनको टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए, उनको मिलकर अपनी ताकत को बनाना चाहिए। क्योंकि इस देश में आने वाले समय में जो लोकतंत्र आएगा, वोट से जब ताकत बनेगी, सरों से जब आपकी गिनती होगी, और आप एक लाइन में लग के अगर वोट करोगे, तो तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनके लिए कहा, मैं कहूंगा विवाद हो जाएगा कि ऐसे मुख्यमंत्री आपके पैरों के जूतों के फीते बांधने में भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने। अभी भी सड़कों पे लड़ाई तो जारी है, लेकिन जब ताकत बनेगी तो आप देखना कि न्याय, तंत्र और व्यवस्था किसे कहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ गरीब, दलित, पिछड़ी, मुस्लिम समाज की महिला और सामान्य जाति की महिलाओं को भी वोटिंग अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार मिला कि भारत की हर एक महिला को जो बालिग है उसको वोट का अधिकार मिलेगा। आप महसूस करके देखो, जिनके पास वोट का अधिकार नहीं है, मेरे लोगों,
जिनके पास वोट का अधिकार नहीं है वो कोई चुनाव लड़ सकते क्या? बताओ जरा मुझे, हाथ उठा के एक बार। लड़ सकते हैं क्या? जिनका वोट कट जाता है प्रधानी चुनाव में, वो प्रधानी का पर्चा भर पाते हैं क्या? तो जिनका वोट ही नहीं था उनके अधिकार क्या होंगे? आज मैं कह रहा हूं कि आप पे वोट है, आज आप पे वोट है। इन्हीं वोटों की वजह से ये बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, ये सब लोग आपकी बस्तियों में, इनकी गाड़ी नहीं जाती है, गाड़ी से उतर के जाने का काम करते हैं, मेरी गरीब माओं के पैर छूते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे झूठ मूठ दिखावा करने के लिए खाना खाने की बात करते हैं। आपको नमस्कार, राम राम, आदाब, सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी उंगली में वो ताकत दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसको चाहे जमीन पे पटक दो। इस ताकत की वजह से आपकी बस्तियों में जाते हैं, और आपकी बस्तियों में जाते हैं और फिर आके गर्म पानी से रगड़ रगड़ के नहाते हैं कि भाई हम तो आज उन बस्तियों में चले गए थे जहां दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज के, आदिवासी समाज के लोग। घर में जाके अपनी पत्नियों से कहते हैं, अपने नौकरों से कि जल्दी जल्दी गर्म पानी कर दो, मैं घर में तब घुसूंगा जब मैं नहा लूंगा, नहा धो के जो है तब मैं जाऊंगा घर में, तब जो है भोजन करूंगा, उससे पहले मैं भोजन नहीं करूंगा। या फिर अगर जाते भी हैं तो खाना बाजार से ले जाते हैं, गिलास पानी बाजार से ले जाते हैं। ये स्थिति है आज भी भेदभाव की। हमने तो हाथरस में और कई जगह अपनी आंखों से देखा, लेकिन हम तो नहीं सह सकते भाई। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस वोट की अधिकार की वजह से आज आपकी हैसियत बची हुई है। ये वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने एकजुट होकर भाईचारा बना के अपनी शक्ति बना ली तो आपके आने वाला कल और आपके आने वाली पीढ़ियों का कल और आपका वर्तमान सुनहरा हो जाएगा। और अगर आपने ज्यादा गैर जिम्मेदारी दिखाई, 5 किलो राशन पर इधर उधर की बातों में आप वोट करते रहे, तो मैं गारंटी देकर कहता हूं कि आपके बच्चों को स्कूलों में घुसने भी नहीं देंगे लोग। मेरी बात को अभी जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो स्कूल बनाए, वो शराब की दुकानें खोल रही है और स्कूल बंद करी। 72,000 स्कूल बंद हो गए इस देश में। 80 लाख बच्चे नहीं जाते स्कूल। सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन आपको मुझे फर्क पड़ता, क्योंकि हम उनकी ठेकेदारी लेके बैठे हैं, हम उनका नेतृत्व करने की बात करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक अंतिम घर तक भी रोशनी की चिराग नहीं जाती, तो मुझे और मेरे जैसे आप सब लोगों को चैन से नहीं बैठना चाहिए, लगातार कार्य करते रहना चाहिए। ये आपकी मेरी जिम्मेदारी। प्यारे साथियों, मांग तो रहे हो आप लोग इतने दिन से, अभी कार्यक्रम चल रहा है, देखो ये आप ही का मंच है, चाहे यहां के खड़े हो जाओ, लेकिन समझदारी दिखाओ। आप कितने दिन से मांग रहे हो, मिला आपको? तमाम दलित पिछड़े वर्ग के नेता, मंत्री और पता नहीं क्या क्या बने बैठे हैं बीजेपी में और तमाम पार्टी में, कुछ मिला? अब पहले भी मैं ही लड़ा था और 27 के करीब भी मैं आके लड़ूंगा, आप चिंता मत करो। जब राजकाज बन जाएगा पहले दिन कर देंगे आपकी समस्या का, चिंता मत करें, ठीक है? बेफिक्र रहो। 29 शिक्षक भर्ती वालों, ये वचन है मेरा, पहली कैबिनेट में आपकी मदद कर देंगे। आप क्या याद करोगे? ये कोई ऐसा वैसा नहीं जो मन से घोषणा करे। तो काशीराम साहब जब होते थे तो वो तो कहते थे कि भाई मांगने की जरूरत नहीं, हम तो छीन लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जिस दिन राजकाज बनेगा, हम एक नया जो है सबसे सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश का बना के पूरे देश में संघर्षशील बहुजन महापुरुषों को, अब वो जब नहीं है, उस सम्मान से नवाजने का काम करेंगे उनके परिवार को। मैं आपको इसका विश्वास दूं, एक भी बहुजन महापुरुष ऐसा नहीं बचेगा जिसको हम लोग सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश का नहीं देंगे। और जिस दिन देश के सत्ता की कुर्सी की टांगे हमारे हाथ में आ गई, मैं आपको लिख के देता हूं, जिस महापुरुष का योगदान है उनमें से एक महापुरुष नहीं बचेगा जिनको हम लोग उचित सम्मान, भारत रत्न और से भी बड़े सम्मान की आवश्यकता पड़ी वो दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात का प्यारे साथियों, न्यायपालिका से तो मैं लगातार आग्रह कर रहा हूं कि भाई वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं जिस मंच से भी कहता हूं, हम लोग पुरजोर आंदोलन चलाएंगे। हालांकि जब मैं बात कहूंगा तो बहुत सारे लोग मन पक्का कर लेंगे कि इस आदमी को रोकना है, लेकिन हम लोग रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि न्यायपालिका में भी SC ST OBC के जजों को अवसर मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी हमारी डिमांड है। प्यारे साथियों, तो उसको 36% बजट एक एक